आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट लेसन का ही जो है रिवीजन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस जो टिपिकल है इस लेसन का, कठिन है, जिसमें हम लोगों को समीकरण से को संतुलित भी करना है और किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है इसको भी आइडेंटिफाई करना है। इस तरह से इन समीकरणों को हम लोग जो है पहचान भी करेंगे और उन समीकरणों को जो है संतुलित भी करेंगे। पहला है थर्मिट अभिक्रिया में आयरन और ऑक्साइड एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके गलित आयरन व एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये कौन सी अभिक्रिया होगी और इसका रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे हम लोग करेंगे? इसको संतुलित करने के लिए थर्मिट अभिक्रिया में आयरन या ई हम हल कर रहा हूं यहाँ पर आयरन फर्स्ट का जो है सॉल्व कर रहा हूं। आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड या EO किससे क्रिया कर रहा है? आपका आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम से क्रिया कर रहा है प्लस AL इज इक्वल टू बना क्या रहा है? बना रहा है क्रिया करके गलित आयरन वो एल्युमिनियम ऑक्साइड AlO प्लस FE ये बनेगा। लेकिन इस अभिक्रिया को हम लोग संतुलित करेंगे और पहचान करेंगे। तो Fe के साथ वो है Al है। कैसे हम लोग जो है इसको संतुलित करें? Fe की संयोजकता 3 होगी। Fe की संयोजकता 3 होगी। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, 2। अब यहां पर हम त्रियक ऐसे गुणा करें तो Fe2O3 हो जाएगा। समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? Fe2O3 हो जाएगा। तो यह असंतुलित रूप में है, यहां पर लिख दे रहा हूं असंतुलित। इसको संतुलित करने के लिए हम संयोजकता विधि को अपना रहे हैं। तो Fe2O3 अब यहां पर AlO के साथ संयोजन करके बना है। तो Al की मात्रा O के साथ कितनी होगी? तो इसके लिए क्या करोगे? O की संयोजकता 2 होती है, Al की संयोजकता 3 होती है। अब देखो Al2O3, तो यहां पर हम लोग को बनाना पड़ेगा क्या? Al2O3 प्लस Fe की जो मात्रा होगी वो यहां पर हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे? Fe की मात्रा 2 है, यहां पर 2। FeO किस फेरिक ऑक्साइड किस अवस्था में होता है? सॉलिड अवस्था। Al किस अवस्था में होता है? सॉलिड अवस्था में। एल्युमिनियम भी सॉलिड अवस्था में, आयरन भी सॉलिड अवस्था में। ये Fe2O3 प्लस Al की मात्रा यहां पर क्या लिखा? 2Al। कहां से 2 पकड़ करके लाया? इस संयोजकता के आधार पर हम निर्धारित किया। देख रहे हैं ना, आप 9th में पढ़े हैं कौन किसके साथ कितनी मात्रा में संयोजन करेगा, वो संयोजकता की मात्रा को हम निर्धारित कर दें तो वो समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसलिए इसमें हमने जो है ये विधि अपनाया है, आसान था। FeO लिखा था लेकिन FeO संतुलित नहीं था। Fe के साथ O की मात्रा क्या होगा? Fe2O3 यहाँ पे लिख दिया आपका जो Fe2O3 अस्थायी संतुलित अवस्था में। Al के साथ वहां पर O बन रहा है। Al के साथ O की मात्रा कितनी होगी? Al की 3 होता है, O की 2 होता है। Al2O3 Al2O3 ये संतुलित अवस्था। समझ में आया कहां से मैंने पकड़ कर लाया? ये 2 3 जो ला रहा हूं वो इस आधार पर आपको प्राइमरी
जानना पड़ेगा। आपको 9th में पढ़ाया गया है ये त्रिएक गुणा के द्वारा कौन से तत्व किस तत्व के साथ संयोजन करके कितनी मात्रा में वो जो संयोजन करके ये तत्व या किस अनुपात में संयोजन करके ये तत्व उससे जो है ये यौगिक बनाते हैं, वो उसका जो है आसान विधि होता है। सबसे आसान विधि मैंने बोल दिया। ये क्या है? असंतुलित अवस्था। ये क्या है? संतुलित अवस्था। Fe के साथ हमने क्यों 2 जुड़ा? क्योंकि Fe की संयोजकता 3, O की संयोजकता 2, Fe से त्रिएक गुणा करोगे तो बनेगा क्या? Fe2O3। यहाँ पर Al O बना है, Al के साथ O की संयोजकता हमने निर्धारित की, Al का 3, O का 2, Al2O3, Al2O3 यहाँ पर मैंने बनाया। Fe की मात्रा यहाँ पर 2 था, इसलिए 2 लिख दिया। अब समीकरण हमारा जो है संतुलित होगा। अब किस तरह का यह रासायनिक समीकरण है? तो रासायनिक समीकरण की पहचान करने पर मैं यह समीकरण प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है तथा उभय मतलब इसके अतिरिक्त जो है ये आपका अपचयन उपचयन रिडक्स अभिक्रिया है। दोनों ये क्यों जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? इसका कारण है कि Al is the more reactive than the Fe. So Al is the replace of the Fe, formation of the new product Al2O3. So it is called the replacement reaction. इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अर्थात FeO3 फेरिक ऑक्साइड जो था वो Al के साथ क्रिया करके Fe को हटा दिया, क्योंकि Al की अपेक्षा Fe कम क्रियाशील है, Al ज्यादा क्रियाशील होगा, इसलिए यह Al जो है रिप्लेस हो गया, Fe रिप्लेस हो गया, Al उसके साथ जाकर के जो है जुड़ गया, जिसके कारण जो है ये बना क्या? Al2O3 + 2Fe। अब इसमें हमने एक बोला कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या है? यहाँ पर धन वृद्धि का मान बढ़ रहा है, ऋण वृद्धि का मान घट रहा है। क्या बोल रहा है? धन वृद्धि का मान बढ़ रहा है, ऋण वृद्धि का मान घट रहा है। ये आयनों की मात्रा बढ़ रही है, तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है। इसलिए जिसमें दोनों रिएक्शन होगा उसको हम लोग जो है रिडक्स रिएक्शन जो है कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन जो है समझ में आ गया होगा आपको लगता है? इस आधार पर मैंने इसको निर्धारित किया। अब देखें दूसरा समीकरण को हम लोग, दूसरा है मैग्नीशियम के रिबन को नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम का तत्व का सूत्र क्या है? Mg। मालूम है आप लोगों को क्या है? Mg। नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन की सूत्र होता है N। नाइट्रोजन पर कितने ऋण आयन होंगे? 3 ऋण आयन। तो Mg N पर 3 होगा संयोजकता, Mg पर 2 होगा, तो इसको क्या करोगे? Mg3N2 क्या बनेगा? सॉरी, आप पहले ऐसे बना देंगे Mg N2 है ना, Mg N2 ये केवल बना देंगे। अब इसको ये असंतुलित लिखोगे, ये क्या लिखोगे? असंतुलित। अब संतुलित करने के लिए क्या है? संतुलित करने के लिए ये जो मैंने लिखा कि Mg की संयोजकता 2, N की संयोजकता 3, तो त्रियक जब गुणा करोगे तो बनेगा क्या? Mg3N2। तो यहाँ संतुलित में Mg3Mg प्लस N2 हम दूसरी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था कि मैग्नीशियम के रिबन को नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम का रिबन मतलब Mg
नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस को जो N2 लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस को H2 लिखते हैं, ऑक्सीजन गैस को O2 लिखते हैं। तो नाइट्रोजन गैस है इसलिए N2 मैंने लिखा। अब यहाँ पर बना MgN2 जो असंतुलित है, क्योंकि Mg की संयोजकता 2, N की संयोजकता 3 है ना। तो यहाँ पर जो है Mg2 यहाँ पर हो जाएगा Mg3N2 ये हो। लेकिन यहाँ पर हम और ज्यादा करें ये 3Mg, तो Mg की मात्रा 3 हो गया, N की मात्रा 2 हो गया, तो 3Mg(N2) हो जाएगा। ये कैसे निकाला? 2 3 कहाँ से पकड़ कर ला रहा? Mg की संयोजकता 2, नाइट्रोजन की संयोजकता 3, त्रियक गुणा कर देंगे, तो त्रियक गुणा करने पर Mg3N2 ये जो है संतुलित अवस्था। कैसे संतुलित हो गया? अणु हो गया है असंतुलित, ये संतुलित, ये संतुलित। अब समझिए किस तरह का ये रासायनिक क्रिया है, इसका भी पहचान करना है। तो इस रासायनिक क्रिया को हम पहचान करेंगे। ये किस अवस्था में है? सॉलिड अवस्था। ये क्या? गैस अवस्था। ये क्या होगा? सॉलिड अवस्था। अब इसमें हम लोग जो है क्रिया रासायनिक समीकरण की आइडेंटिफाई करेंगे, तो देख रहे हैं कि 2 अभिकारक 2 रिएक्टेंट ऐड होकर के जुड़ करके ये एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो जब एक प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग योगात्मक कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? योगात्मक। क्या हमने बोला कि 2 रिएक्टेंट फॉर्मेशन ऑफ 1 प्रोडक्ट, दोज रिएक्शन इज द एडेड रिएक्शन। अर्थात 2 या 2 से अधिक जो भी रिएक्टेंट होंगे, अभिकारक होंगे, वो अब क्रिया करके जब एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, एक ही उत्पाद बनाएगा, तो ये योगात्मक तरह की क्रिया होगी। इसलिए इसको हम लोग कौन सा समीकरण बोलेंगे? योगात्मक क्रिया। क्या बोलेंगे? योगात्मक क्रिया। और इसके साथ ये रेडॉक्स क्रिया भी है, क्योंकि धन वृद्धि का मान इसमें बढ़ रहा है, ऋण वृद्धि का मान जो है भी घट रहा है, इसलिए ये जो है ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है, जिसके कारण इसको हम लोग जो है रिडॉक्स प्रक्रिया भी जो है इसको क्या कहेंगे? योगात्मक और रिडॉक्स रिएक्शन। अब तीसरा हम लोग को पढ़ना है। तीसरा में क्या है? एथेनॉल को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊष्मा प्राप्त होती है ना। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। किसकी उपस्थिति में हम लोग जलाएंगे? वायु की उपस्थिति में। तो वायु को हम O2 लिखते हैं। क्या लिखेंगे? O2। अब इसको हम लोग जलाएंगे तो बनेगा क्या? CO2 प्लस H2O दे रखा है प्लस ऊष्मा, लेकिन ये समीकरण जो है असंतुलित है। क्या है ये? असंतुलित। कैसे असंतुलित है? क्या कारण है? जब यहाँ कार्बन की मात्रा 2 है, यहाँ कार्बन की मात्रा 1। यहाँ पर हाइड्रोजन 5 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इसलिए ये ऑक्सीजन की भी मात्रा 2 1 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 2 1 3 ऑक्सीजन तो संतुलित है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा संतुलित नहीं है। तो कार्बन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये CO2 में इसकी मात्रा को संतुलित करेंगे, तो कार्बन के आगे हम 2 लगा दें संतुलित अवस्था में, C2H5OH प्लस O2 इज इक्वल टू
CO2 प्लस H2O को हम लोग इस हाइड्रोजन के अनुसार गणना करें तो 5 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। तो यहाँ पर हम 2 करते हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन को कितना है 5 6 2 है 3 कर दे। अब लीजिए देख लीजिए 2CO2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 गुना 4 ऑक्सीजन जो है 2 1 3 होगा ना। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएंगे। 3H2O हाइड्रोजन की मात्रा 3 गुना 6, यहाँ पर 5 6 अर्थात ऑक्सीजन को अब संतुलित करना रह गया है। तो ऑक्सीजन को जो है 4 कर दिए हैं और 3 ये है ना, 4 और 2 तो यहाँ पर 2 है 3O2 देखिए कितना हो गया। यहाँ पर 1 3 गुना 6 7, यहाँ पर 3 और 4 गुना 2 गुना 4 4 7 कार्बन की मात्रा 2, हाइड्रोजन की मात्रा 3 गुना 6 5 6 हो गया। ऑक्सीजन की मात्रा 3 गुना 6 6 7 2 2 4 4 3 7। अब संतुलित हो गया है ना, ये संतुलित हो गया। इसकी मात्रा के अनुसार हम लोग संतुलित करके और किस तरह की क्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रही है। क्या हो रहा है प्लस ऊष्मा हम निकल। तो प्लस ऊष्मा का मतलब ये है कि ऊष्मा क्षेपीय क्रिया एक्सोथर्मिक, अर्थात इस क्रिया के दौरान ऊष्मा एक्साइट होकर के निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और ऊष्मा क्षेपी के साथ साथ जो है यह अपचय अभिक्रिया भी होता है ना। कौन कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी और प्लस अपचय, ये दोनों तरह की प्रक्रिया इसमें है, इसलिए इसको ये लिखेंगे लास्ट में। अब इसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन है क्लोरीन गैस को पोटेशियम आयोडाइड अर्थात KI प्लस क्लोरीन गैस Cl2 पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड क्लोरीन गैस की अवस्था बनेगा क्या KCl प्लस I। KCl2 यहाँ पर है। अब समीकरण संतुलित कैसे करेंगे इसको, K की संयोजकता 1, Cl की संयोजकता भी 1 होती है, लेकिन मात्रा यहाँ पर 2 है। तो निश्चित है कि KCl ही होना चाहिए, लेकिन एक जगह की मात्रा 2 है तो इसको भी हम 2 करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे। अर्थात यहाँ पर हम समीकरण जब संतुलित करेंगे KI प्लस Cl2 तो 2KI प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2KCl प्लस I2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम लोग जो है अब क्रिया को जो है संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन गैस ऊपर वाला असंतुलित था, ये जो है सॉलिड I2 गैस, ये द्रव अवस्था में होना चाहिए, लिक्विड द्रव अवस्था में, सॉलिड गैस सॉलिड लिक्विड। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 2KI प्लस Cl2, K की भी मात्रा 2, I की भी मात्रा 2, Cl2 की मात्रा 2, 2 2 सबकी मात्रा हो गई।
जो संतुलित हो गया। तो किस तरह की अभिक्रिया, यह रिप्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि I को Cl हटा रहा है, रिप्लेस कर रहा है, और उसके जगह पर Cl जो है आ रहा है, इसलिए ये एक एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सी क्रिया होगी? एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। और अपचयन अभिक्रिया भी होगा। इस तरह से हम लोग दोनों कहेंगे। कौन कौन सा? एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ये एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है होगा। ये आप लोगों को मैंने ये 4 क्वेश्चन जो है सॉल्व किया और 4 क्वेश्चनों को कारण बताया, आइडेंटिफाई किया कि कैसे किस आधार पर आप लोग जो है इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है किस तरह की अभिक्रिया है, कैसे समीकरण संतुलित है और कैसे समीकरण संतुलित जो है नहीं है। एक क्वेश्चन और पूछता है बार बार, थोड़ा उसको हम दोहरा दे रहे हैं कि अंगूर को जो है पेड़ में वो अपने लगा रहता है तो वह सड़ता नहीं, जबकि उसको बाहर निकालते तो वह किण्वनीकरण करके एल्कोहल बनाया जा सकता है या सड़ने जाता है। ऐसा क्या ना, क्या बोला कि अंगूर अपने लता में लगा रहता है तो उस पर कोई फफूंद, कोई जो है रासायनिक विघटन की क्रिया, किण्वनीकरण की क्रिया नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम तोड़ करके मुख्य पौधे से अलग कर देते हैं तो वो सड़ने लगता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब होगा कि पौधों में लगे हुए अंगूर को उस पौधों से एंजाइम प्राप्त होते हैं। इस एंजाइम के कारण उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है, जिसके कारण कोई फफूंद या कोई रासायनिक किण्वनीकरण की क्रिया नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम उसको तोड़ देते हैं तो तोड़ने के बाद जब मुख्य पौधे से, मातृ पौधे से अलग हो जाता है तो अलग होने पर वो रासायनिक किण्वनीकरण की क्रिया होने लगती है और रासायनिक किण्वनीकरण के द्वारा एथिल अल्कोहल या अन्य तरह के रासायनिक पदार्थों के रूप में उसका कन्वर्जन जो है हो जाता है। थैंक यू।